Good morning, everyone. Welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College. आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्लास सेकंड का चैप्टर जो वर्क एनर्जी है उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम चैप्टर को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स पढ़ाते थे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर बताते थे। इस बार हम एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, आप इस मेथड को देखिए और उसके बाद कमेंट करिएगा कि आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा और ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। ठीक है, ओके। तो हम सीधे सीधे अपने चैप्टर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं और उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ही हम एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं। ओके, तो आइए जो आपकी सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर है आपका, जिसकी एक्सरसाइजेस को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे और इसी को एक्सप्लेन करते हुए ही पूरा चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 2A का, डिफाइन वर्क और व्हेन इज वर्क सेट टू बी डन बाय ए फोर्स। वर्क को डिफाइन करिए और कब ये वर्क कहलाता है जो कि किसी फोर्स के द्वारा होता है। तो ठीक है, इसकी सबसे पहली डिफिनेशन क्या है? वर्क इज सेट टू बी डन ओनली। कोई वर्क तभी कहा जाएगा, वर्क सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। यानी किसी बॉडी पर किसी फोर्स की वजह से वर्क तभी कहा जाएगा जब आप फोर्स लगाकर उस बॉडी को मूव कराते हो, उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आपका आंसर हो गया कि वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप पुश करते हुए किसी व्हीकल को आप आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर पुश करके आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी को आगे की ओर मूव करा रहे हैं। तो इस तरह से आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो वर्क को कर रहा है। तो ये जो ऊपर की डेफिनेशन है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव कर रही है, तो आपका वहां पर वर्क हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज ये मैन इज पुशिंग द वॉल, कोई वॉल है उसको पुश कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है। क्या ये बॉडी या ये वॉल मूव कर रही है? ये मूव नहीं कर रही है। ठीक है, ए मैन पुशिंग द वॉल, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में वर्क क्या हो जाएगा? कोई वर्क नहीं होगा, वर्क जीरो होगा, क्योंकि एज पर डिफिनेशन, जो वर्क की डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाने पर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वहां पर वर्क होगा। ठीक है, तो आपके सामने दोनों एग्जांपल है, एक में वर्क हो रहा है और एक में वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इज द वर्क डन बाय फोर्स मेजर्ड? किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे मेजर करते हैं? इसका पहला क्वेश्चन है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब वर्क निकालिए जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो इसका आंसर क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो और उस फोर्स से वो बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस करती है, जो हमारा क्वेश्चन कहा गया था, ये कितना वर्क होगा? जब फोर्स लगाने पर बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क डिस्प्लेस करेगी, तब जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स कितना आप लगा रहे हैं और बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमारा वर्क। जैसे ये कोई बॉडी ए पर थी, इस पर हमने फोर्स लगाया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। बॉडी के जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स लगाने से बॉडी का वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस किया। तो बॉडी का वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस किया? एस डिस्प्लेस किया along with the body। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
सेम डायरेक्शन में है तो जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं पर भी बॉडी पर लगाने वाला फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वर्क हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड क्या पूछा गया है, हाउ इज द वर्क डन बाय ए फोर्स मेजर्ड व्हेन फोर्स इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन था कि वर्क बताइए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे। अब पूछा जा रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई एंगल बना रहा हो तब आप वर्क को कैसे निकालेंगे। तो आइए पहले हम फिगर बनाते हैं। ये कोई फिगर लिया, जैसे यहां पर ब्लॉक स्ट्रेट रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल, यहां पर इसी ब्लॉक को इंक्लाइनेशन पर रखा हुआ। अब इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कैसा लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, जबकि बॉडी कैसे मूव कर रही है, बॉडी अलोंग द इंक्लाइनेशन मूव कर रही है। हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और बॉडी ऊपर की ओर अलोंग द इंक्लाइनेशन मूव कर रही है। तो यहां पर फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, कोई ना कोई उनके बीच में एंगल है। क्या एंगल है, तो देखिए ये फोर्स लगा रहे हैं और ये हमारी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट और हमारे फोर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब वर्क कितना होगा, सेम डायरेक्शन में होता तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते। अब यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है। ऐसे केसेस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ना हो, उनके बीच कोई एंगल हो, तो जो फॉर्मूला होता है वर्क का वो होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कोई एंगल दिया होगा फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तब फोर्स से वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो भी एंगल वहां पर बन रहा होगा आपके फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट के बीच में, उस एंगल का कोसाइन कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपके हो गए वर्क निकालने के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल थीटा पे, तब आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फोर्स F acts on a body and displaces its by distance s in a direction at an angle theta with the direction of force. Write the expression of work done by the force. ठीक, यही चीज अभी हमने पीछे करी हुई है। क्या कि जब कोई फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो आपका वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वर्क का फॉर्मूला आपका वही होगा जो हमने पीछे लिखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा उसके कोसाइन से और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं एफ और एस में। ठीक, तो ये सेम पिछले क्वेश्चन था और उसी तरह का इसका आंसर भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टू गेट वर्क डन जीरो। किसी फोर्स और किसी डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां पर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो कि जो हमारा वर्क है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल होता है तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। तो हमने इसको लिख लिया। अब ये जीरो कैसे हो, किस एंगल पे जीरो, तो देखिए कोई ऐसा एंगल ले जिस पर कॉस की वैल्यू जीरो आ जाए, तो जीरो से सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब वो एंगल जिस पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है, आपका जो वर्क आएगा वो जीरो हो जाए। तो कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 पे कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो कहने का मतलब हो गया यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होगा तो आपका जो वर्क डन होगा जीरो होगा। जैसे वैल्यू पुट करें थीटा 90 की तो क्या आ गया, जीरो। जैसे कुली जो वर्क कर रहा है, कुली अपने सर पर सामान रख के जब आगे की ओर चल रहा है
तो वो जो फोर्स लगा रहा है सामान को उठाने में वो तो ऊपर की ओर लगा रहा है, लेकिन वो चल कैसा रहा है, चल हॉरिजॉन्टल रहा है। तो वर्टिकल फोर्स लगा रहा है और चल वो हॉरिजॉन्टल रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। तो एक तरह से कुली जब किसी सामान को अपने सर पे रख के फ्लोर पे चलता है, सरफेस पे चलता है, प्लेन सरफेस पे चलता है, तो वर्क को कितना करता है, वो जीरो करता है। अब ये बात अलग की है कि आप कभी कुली से कहिएगा नहीं कि आपका वर्क तो जीरो है एज पर द फिजिक्स फार्मूला एफ एस कॉस 90, तो पैसे किस बात के। ठीक है। तो यहां पर लेकिन यदि हम साइंटिफिक फार्मूले से देखें एफ एस कॉस थीटा से, तो किसी कुली के द्वारा सामान उठा के प्लेन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलने पर वर्क जीरो है, क्योंकि जो फोर्स है वो अपवर्ड है सामान को उठाने के लिए वर्टिकली, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90, इसलिए वर्क यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम वर्क कब होगा। अब ये पूछ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो वो कौन सा एंगल होगा जिस पर कि वर्क आपका मैक्सिमम हो। तो W इज इक्वल टू क्या था, पीछे के केस में देखें फिर से, W इज इक्वल टू था एफ एस कॉस थीटा। हमको वो थीटा रखना है जिससे कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो थीटा की वैल्यू पर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तभी इसके मल्टीप्लाई होने से इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, कॉस के किसी भी एंगल पर जो वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है वो होती है 1। साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो किस एंगल पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कहने का सीधा से मतलब हो गया कि जब किसी बॉडी पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है और उनके बीच का एंगल 0 है, तो आपका जो कॉस थीटा होगा वो कॉस 0 होगा और वो मैक्सिमम होगा, यानी वर्क भी आपका मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो एफ एस कॉस 0 यानी एफ इंटू एस, और 0 के लिए आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, एक तरफ फोर्स हो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तो थीटा 90 तो एफ एस कॉस 90 0, तो वर्क 0। तो इस तरह से मिनिमम वर्क के लिए थीटा 90, मैक्सिमम वर्क के लिए आपका थीटा 0, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 और मैक्सिमम फोर्स कितना हो गया, एफ एस हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स स्टेट टू कंडीशंस व्हेन द वर्क डन इज 0। कह रहा किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, दो कंडीशंस बताइए जिस पर कि वर्क जो है 0 हो जाए। ठीक है, क्या बताना है कि किसी बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन वहां पर वर्क 0, इसके लिए दो एग्जांपल्स आप दीजिए। तो आइए हम दे देते हैं, हम पहले भी दे चुके हैं, यहां फिर से दे देते हैं। वर्क डन 0 कब होगा, देखिए 3 चीजें हैं फॉर्मूले में, वर्क के फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, क्या, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और कॉस ऑफ थीटा है। अब F0 तो इसका मतलब कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं तो भी वर्क 0 हो गया। तो यहां कह रहा है फोर्स तो लग रहा है, यानी F0 आपका नहीं है। जब F0 नहीं है तो ये पूरी चीज 0 कब हो सकती है, जब या तो S0 हो तो भी सब चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज से होता है वो 0 कर देंगे, या कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो तो भी यदि ये वैल्यू 0 आएगी और 0 से मल्टीप्लाई होगा, कितना भी फोर्स होगा कितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा, यदि ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई होने से वर्क 0 हो जाएगा। तो फोर्स के लगने के बावजूद भी वर्क 0 तब हो सकता है जब या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो या कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। तो दोनों के एग्जांपल लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 कहां पर है, जैसे यहां पर खूब फोर्स आप लगाते रहिए, जितना मन चाहे उतना फोर्स लगाइए, लेकिन यदि वॉल आपकी स्लाइड नहीं कर रही है, जो जनरली आपके फोर्स लगाने से नहीं करेगी, तो जब डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहां पर कुछ नहीं है 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट S0 है तो आपका वर्क भी कितना हो गया 0, जबकि फोर्स यहां पर लग रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हमको दूसरा एग्जाम्पल देना है। तो एक तो S0 हो गया, दूसरा कब 0 होगा, जब कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 कब होता है, पीछे हम लोगों ने देखा कि जब आपका पुलिस सामान लेके सड़क पे चलता है
तो फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल चल रहा होता है थीटा 90। तो अगेन यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन थीटा 90 होने की वजह से वर्क कितना हो गया, वर्क यहाँ पर 0 हो गया। तो इस तरह से फोर्स के लगे रहने के बावजूद भी ये वो दो कंडीशंस हैं, एक में डिस्प्लेसमेंट 0 है और एक में कॉस थीटा 0 है, जिससे कि वर्क 0 है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशन व्हेन द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमको अब ये बताना है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस पर किसी फोर्स के लगाने से जो वर्क हो वो पॉजिटिव हो, और वो कौन सी कंडीशन है जिस पर फोर्स लगाने से वर्क नेगेटिव हो। तो ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल। तो देखिए, जब कभी भी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यदि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है, उस एंगल के कॉस का वैल्यू निकालें, यदि वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका वर्क भी पॉजिटिव होगा। यदि कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका वर्क भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यूज कॉस की होंगी जिस पर कॉस खुद पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, कौन सी वैल्यू कॉस की ऐसी होंगी जिस पे कॉस खुद नेगेटिव होगा तो वर्क भी नेगेटिव होगा। तो देखिए, कॉस की वैल्यू कैसे होती है, ASTC, आपने शायद देखा हो, हम इसको यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हम इस तरह से, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और ये वापस जब आ जाएंगे तो उसी जगह पर आपका 360 डिग्री भी होता है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे, ASTC इस तरह से हम यहाँ पर इन क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट का मतलब हो गया जब एंगल 0 से 90 के बीच होता है। जब एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस आर पॉजिटिव, यानी साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो यानी थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो आपका कॉस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री और 0 के बीच में है, 0 है या 90 डिग्री तक है, इनके बीच में कोई भी एंगल है, ऐसा एंगल यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच लग रहा है तो आपका वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अब देखिए, 90 से ज्यादा एंगल है तो यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव। यानी कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल ऐसा है जो 90 से ज्यादा है, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो आपका वर्क भी नेगेटिव आएगा। इसी तरह से 180 से 270 के बीच में एंगल है तो tan पॉजिटिव होता है, यहां भी कॉस नेगेटिव है। यानी थीटा की वैल्यू 90 से लेकर 270 तक के बीच में भी है तो वहां पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो किसी भी जगह पे फोर्स इस तरह से लग रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से लेकर 270 तक है तो हमेशा कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी और वर्क आपका नेगेटिव होगा। कुछ फिगर बना के समझ भी लेते हैं यहां पर। जैसे कोई एक सरफेस ली और इस पर हमने ये कोई ब्लॉक रख दिया, ठीक, अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज हम फोर्स सामने की ओर लगा रहे हैं F, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका सामने की तरफ ही हो रहा है, तो फोर्स भी सामने की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी सामने की तरफ है, तो थीटा हो गया 0, 0 हो गया तो कॉस की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, तो वर्क भी हो गया पॉजिटिव, और बल्कि कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती 1, तो मैक्सिमम वर्क यहां पर हो गया। लेकिन इसी जगह पर हमारा जो फोर्स हो वो हम लगाएं कुछ ऐसे, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है,
अब ये आपके डिस्प्लेसमेंट से कोई एंगल बना रहा है थीटा। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, एंगल थीटा है, लेकिन ये थीटा आपका 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, जब ऊपर लगेगा तब 90 होगा। तो अभी भी वर्क हमारा कॉस थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम हो गई, तो वर्क तो कम हो गया, लेकिन अभी भी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वर्क आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, अब यही फोर्स हम आपका यहां से हटा करके हम इस तरह से लगाएं कि ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ये फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, यानी अब आपका जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। यानी आप बॉडी पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर लगा रहे हैं, और बॉडी किसी भी वजह से यदि सामने की ओर चल रही है तो थीटा आपका 90 है, तो कॉस 90 जीरो हो गया, यानी वर्क आपका जीरो हो गया। लेकिन अभी भी वर्क पॉजिटिव का है, जीरो है, लेकिन अब जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव भी कह दें, नेगेटिव भी कह दें। इस एंगल से जस्ट बाद नेगेटिव हो जाएगा, इस एंगल के जस्ट बाद वर्क जीरो नहीं रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो 0 से 90 के बीच में यदि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है तो कॉस हमेशा पॉजिटिव और वर्क भी हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए एंगल 90 से 270 के बीच में है तो आपका वर्क नेगेटिव होगा। अब उसको देख लेते हैं कैसे। इसको फोर्स को रब करते हैं और नया फोर्स हम यहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी वजह से आपका इधर हो रहा है और हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ये देखिए। ठीक है, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है वो थीटा 90 से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाते हुए पीछे क्यों लग रहा है, यानी इस तरफ लग रहा, ऐसे कहीं लग रहा, ऐसे लग रहा। तो अब यहां पर जब कॉस की वैल्यू रखोगे, सपोज ये एंगल कितना होगा, 90 से ज्यादा है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 110 हो सकता है, 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा एंगल जैसे ही हो जाएगा कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और वर्क भी आपका जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क भी नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 से ज्यादा हुई, फोर्स ये लग रहा है तो भी वर्क नेगेटिव, फोर्स ऐसे लग रहा है तो भी नेगेटिव, ऐसे लग रहा है तो भी नेगेटिव, ऐसे लग रहा है तो भी नेगेटिव, और ऐसे लग रहा है तो भी नेगेटिव। यानी फोर्स जो है आपका किसी भी डायरेक्शन में लगे, ऐसे लगे, ऐसे लगे, इस तरह से लगे, इस तरह से लगे, कैसे भी लगे, यदि थीटा की जो वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू आपके 90 और 270 के बीच में है तो वर्क हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है या 0 से 270 के बीच में भी है, यानी यदि आपका जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, इस तरह से आपको ब्लॉक लिया हमने और ये इस तरफ की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, और ये इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, और हम फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब ऊपर तो लगा नहीं रहे, नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो थीटा नेगेटिव का हो जाएगा, या ये कहेंगे पीछे से नापेंगे तो इस तरह से ये एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस केस में भी आपका वर्क पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो एंगल आपका लाई कर रहा है वो एंगल किस कहां पर लाई कर रहा है, या तो यहां पर एंगल है या फिर आपका एंगल यहां पर है। ठीक है, या तो 0 से 90 के बीच में एंगल है या 270 से 0 के बीच में, या तो इस तरफ फोर्स लग रहा है या फिर ऐसे फोर्स लग रहा है। इन दो एंगल में यदि लाई करता है थीटा तो आपका फोर कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा और वर्क भी पॉजिटिव होगा। ठीक, अब इसके हम फाइनल आंसर को लिख लेते हैं इस तरह से। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव वर्क हो गया,
और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका नेगेटिव हो गया। जैसे यहाँ पर, यहाँ वेट नीचे की ओर लग रहा है और बॉडी को डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हैं, या ये इतना हैवी है कि आप फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये नीचे की ओर आता जा रहा है, आप इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी यहाँ पर वर्क कैसा हो गया, नेगेटिव। फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं और बॉडी नीचे की ओर गिरती जा रही है, तो वर्क आपका नेगेटिव हो गया। ऐसे यहाँ पर, यहाँ आप कोई फ्रिक्शन फोर्स लगा है, सपोज ये फ्रिक्शन है और आप इसको पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन लग रहा है आगे और इसको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पीछे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 90 से ज्यादा, कितना, 180। तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ वर्क भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये आपका सेम डायरेक्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव वर्क, अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव वर्क। बाकी और चीजें भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि कब कौन से थीटा पर आपका वर्क नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द कंडीशन व्हेन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो हम लोग अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने किया ही हुआ है, आपका यहां पर हमने इसका एग्जांपल भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बॉडी इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स। तो ये आपका इजी सा है, इसको आप देखिए। ओके, तो इसमें क्या है देखिए, इसको देखते हैं। यहां पर सेम जो बात कही जा रही है वो यहां पर लग रही है। बॉडी इज मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वेदर द वर्क इज डन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पीछे बता चुके हैं, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क कर रहा है वो कैसा कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो यहां पर इस बात को नोट कर लेंगे। वर्क डन इज अगेंस्ट द फोर्स लाइक स्लाइडिंग द बॉक्स अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, दो वर्क हो रहे हैं यहां पर, एक वर्क आप कर रहे हो, तो जो आपका वर्क है वो तो पॉजिटिव है क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो आपके द्वारा किया गया फोर्स पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो फ्रिक्शन है उसके द्वारा किया गया फोर्स नेगेटिव है क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ की ओर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच का एंगल है वो 180 है, यानी 90 से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, हाउ मच वर्क इज डन बाय द बॉडी, गिव रीजन। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो बताइए बॉडी के द्वारा कोई वर्क होता है या नहीं होता। सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है बॉडी तो उसके द्वारा वर्क होगा या नहीं होगा, इसको हम देखते हैं। पहले तो फिगर देख लेते हैं सर्कुलर मोशन का। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से कंटिन्यूअस सर्किल के अराउंड मूव कर रहा है। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाया था कि जब भी कोई चीज सर्किल के अराउंड मूव करती है तो उस बॉडी पर सेंटर की तरफ कंटिन्यूअस एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में रोटेट होती है, रिवॉल्व करती है सर्किल में, तो हमेशा उसके ऊपर एक सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो अब फोर्स लग रहा है, साथ साथ में बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही है इस तरीके से, तो क्या वर्क हो रहा है, तो यहां पर वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में माना जाता है, और टेंजेंट किसी भी सर्किल पर रेडियस के 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे अंदर की ओर, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है सर्किल का टेंजेंट जो ये है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन गया, 90। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 बनेगा तो आपका वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सर्कुलर पाथ में यदि कोई चीज घूम रही है तो फोर्स उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, उसके बावजूद भी वर्क वहां पर 0 होता है क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट। ठीक है, यहां पर भी ठीक है, जरा समझते हैं क्या है। ये सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट नेचुरल भी होती है और आपकी आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल सैटेलाइट में आपका मून है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आपकी जितनी यहाँ से ट्रांजिट की जाती हैं, जो आपकी आर्यभट्टा हमारे यहाँ की थी और भी चीजें,
जो हम रॉकेट के द्वारा भेजते हैं, जिससे टेली कम्युनिकेशन या आपका कम्युनिकेशन की जो वेव्स हों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती, वो आपकी सैटेलाइट्स आपकी रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ। तो सपोज नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट जब रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो क्या कोई वर्क कर रहा है? तो ठीक उसी तरह से होगा जो पिछला क्वेश्चन था कि कोई बॉडी सर्किल में जब आपका रिवॉल्व करती है तो नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि अंदर की ओर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री। वही चीज यहाँ पर भी हो गई। ये बॉडी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है और इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी जो ग्रेविटी फोर्स है वो इधर है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फिर से 90 है, यानी ये सर्कुलर मोशन की तरह ही है या वही है। तो यहाँ पर भी जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपका वर्क 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट वेदर वर्क इज डन और नॉट बाय राइटिंग यस या नो। आपको इन कंडीशंस में बताना है कि वर्क है या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या, ए मैन पुशेज ए बॉल। तो जो मैन पुशेज ए बॉल पीछे हम लोग दे चुके हैं कि जब आप बॉल को पुश करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क भी आपका यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड कहते हैं ए कुली स्टैंड विद ए बॉक्स ऑन हिज हेड फॉर 15 मिनट। एक कुली बॉक्स को अपने सर पर लेकर 15 मिनट तक खड़ा है, तो क्या कोई वर्क करा है? देखा जाए तो उसकी एनर्जी तो बहुत लॉस होगी उसको होल्ड करने में, लेकिन वर्क क्या हुआ यहाँ पर, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, वो सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वहां पर Fs cos थीटा होता है। F तो लगा रखा है उसने होल्ड करने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, इसलिए यहां पर भी वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। फिर नेक्स्ट है ए बॉय क्लाइम्स अप 20 स्टेयर्स। कोई लड़का जो है 20 सीढ़ियां चढ़ता है। तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए आपको अपनी बॉडी पर ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ता है अपने फोर्स के द्वारा जब आप स्टेयर्स चलते हैं। तो जितना आप ऊपर चढ़ रहे हैं उतना आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, साथ ही फोर्स भी आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को फीट से ऊपर उठते हैं। तो इस तरह से आपका फोर्स भी ऊपर की ओर है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, तो आपका वर्क भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, यानी यहाँ पर आपका वर्क पॉजिटिव भी है और यस आपका वर्क भी यहाँ पर है अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ए कुली कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप ए स्लोप। दो कुली हैं, एक अपने सर पर सामान को रख के जो स्टेयर्स हैं वो चढ़ रहा है, स्लोप पे चढ़ रहा है। Another कुली वाई कैरिंग द सेम लोड एंड मूव्स सेम डिस्टेंस फ्रिक्शनलेस सरफेस हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल चल रहा है और एक वर्टिकल चल रहा है, स्लोप पे चल रहा है। तो जब स्लोप पे चल रहा है तो यानी कुछ हाइट भी कवर कर रहा है और फोर्स भी सामान लेके वो ऊपर क्यों लगा रहा है, जैसे फिगर देख लें। तो यहां पर ये लोग हाइट भी गेन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इनका ऊपर की ओर भी है और फोर्स भी आपने सामान को उठाकर ऊपर की ओर लगाया है। तो फोर्स भी ऊपर की ओर है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो गया पहले के कंपैरिजन। तो इसलिए यहां पर आपका वर्क हो रहा है और पॉजिटिव वर्क हो रहा है आपके द्वारा। फोर्स भी ऊपर लगाया जा रहा है सामान के लिए और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रहा है। लेकिन वही कोई फ्लोर सरफेस पे चल रहा है तो फोर्स तो उसने ऊपर लगा रखा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका सरफेस पे 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए वहां पर कोई वर्क नहीं होगा। तो जो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, जो कि स्लोप पे चल रहा है वो आपका वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन है द वर्क डन बाय फील्डर व्हेन ही टेक्स ए कैच इन ए क्रिकेट मैच इज नेगेटिव, एक्सप्लेन। कह जब आप कोई कैच करते हो किसी बॉल को तो आपके द्वारा जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप इस बॉल को रोकते हो तो फोर्स आप लगाते हो ऊपर की ओर जिससे कि बॉल रुक जाए। तो फोर्स आपका ऊपर है और बॉल का डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है और इसीलिए आपका जो वर्क है वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, फोर्स ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, तो वर्क आपका क्या हो गया, नेगेटिव। क्योंकि थीटा यहाँ कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो एंगल 180। और थीटा जब भी 90 से ऊपर होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा वर्क नेगेटिव होगा।
और पीछे हमने लिखा भी है कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं तो भी वर्क हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर वर्क इसीलिए नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल व्हेन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग इन अ बॉडी इज जीरो। कब आपका फोर्स किसी ग्रेविटी के द्वारा अगेंस्ट द ग्रेविटी जीरो होता है, यानी आप पर ग्रेविटी के अगेंस्ट आप कोई काम करें और आपका फोर्स जो है जीरो हो जाए। तो वो हम लोग फिर से समझ चुके हैं कि जब कभी भी कुली हॉरिजॉन्टल चलेगा तो फोर्स तो अगेंस्ट ग्रेविटी सामान को उठाने में लगा रहा है, फोर्स तो ऊपर की ओर है अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन चल वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहा है तो एंगल आपका 90 बन रहा है। तो अगेन यहाँ पर फोर्स आपका लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वर्क आपका यहाँ पर अगेंस्ट ग्रेविटी जीरो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम, व्हाट आर एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। जो वर्क है उस वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा एफ एस कॉस थीटा, उनकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, और उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम यहाँ पर समझते हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क की भी यूनिट निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, वर्क यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इनटू यूनिट ऑफ कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज इन सब का जो कोई यूनिट नहीं होती, तो कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो केवल किसकी रह जाएगी, एफ और एस की। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन एसआई सिस्टम में। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर। तो एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। और इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, यानी 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। जो 1 जूल है किसके इक्वल है, 1 न्यूटन मीटर। यानी 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर तक डिस्प्लेस कराता है, तो जो आपका वर्क हुआ 1 न्यूटन मीटर हुआ, और वर्क कितना हुआ उसको भी हम 1 जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एसआई यूनिट के हो गए आपके वर्क के। अब वो कह रहा है सीजीएस यूनिट बताइए। तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा यूनिट ऑफ वर्क है एसआई सिस्टम में, इसको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूटन को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया किलोग्राम और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह फोर्स का यूनिट होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी को एसआई सिस्टम में न्यूटन कहते हैं। तो फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर। तो इस तरह से यूनिट ऑफ वर्क एमकेएस सिस्टम में क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को आप न्यूटन मीटर कहेंगे या फिर जूल कहेंगे। अब इसी से हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, यूनिट ऑफ वर्क यदि आप सीजीएस में कहें तो आपका किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर ही, और फिर इस मीटर की जगह जो ये मीटर है इसकी जगह भी ये मीटर ही, सेंटीमीटर ही। ठीक, तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम, इसमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग डाइन भी कहते हैं। तो डाइन इंटू डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग अर्थ भी कहते हैं एसआई सिस्टम। तो देखिए ठीक ऊपर की तरह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स को डाइन कहते हैं सीजीएस सिस्टम। यहाँ मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूटन मीटर या जूल बन गया, यहाँ सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डाइन सेंटीमीटर यानी अर्थ बन गया। तो ये सीजीएस यूनिट का आपका सीजीएस सिस्टम में आपकी वर्क की यूनिट आ गई। अब आपकी सीजीएस यूनिट यानी अर्थ या डाइन सेंटीमीटर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको भी हमको निकालना है, एस्टेब्लिश द रिलेशन। ठीक, तो चलिए कैसे, तो हम 1 न्यूटन मीटर को लिखते हैं, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जिससे कि फिर हम डाइन या अर्थ में इसको कन्वर्ट कर सकें।
तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, इस मीटर को 100 सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर यानी जूल को हमने सीजीएस सिस्टम में डाइन, ये डाइन हो गया और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब और सॉल्व करें तो 20 ये 20 ये 30 ये 3 2 5 2 7, तो 7 हो गया 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको ऐसे लिख लेंगे। और जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो वो क्या हो जाएगा, वो डाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखते हैं, डाइन लिखते हैं, और 1 सेंटीमीटर ये आपका बच जाएगा। तो 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर इक्वल है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर को, और डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, अर्ज। तो इस तरह से सीजीएस यूनिट, चाहे दोनों कहें, ये तीनों ही सीजीएस यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में जो वर्क है और जो एसआई सिस्टम में वर्क है उसका ये रिलेशन, यानी 1 जूल इक्वल होगा 10⁻7 अर्ज या 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर या 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो इनमें से कोई भी आवश्यकता अनुसार आप अपने आंसर में लिख सकते हैं एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में। ठीक, तो इस तरह से वर्क के हमने डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर समझ लिए। आप इसको कॉपी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में इसी के आगे एक्सरसाइज को लेते हुए चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।